हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे सीए फाइनल सितंबर 25 ऑडिट आरटीपी। ये आरटीपी बहुत पहले आ चुकी, लेकिन आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इस आरटीपी के सॉल्यूशन में मैंने एक चीज का बहुत ध्यान रखा है कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी आंसर्स के की पॉइंट्स होंगे वो सब मैंने क्वेश्चन के साइड में ही लिखे हैं, ताकि आप इस पीडीएफ का प्रिंट करा सके एंड आप इसे फटाफट से रिवाइज कर सके। देखो, ओनली मोटो ऑफ माय वीडियो ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं आपको शॉर्टेस्ट टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूं विद दी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इस क्वेश्चन का अगर ये आंसर है तो क्यों है, कैसे आप इसे रिलेट कर पाओगे एंड कैसे उन पॉइंट्स को आप लर्न कर पाओगे, राइट। तो उसी मोटो को ध्यान रखते हुए अपन इस वीडियो को एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में खत्म करेंगे, प्लस आपके आगे भी आप अपनी आरटीपी को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको उसके लिए मैं सारे की पॉइंट्स आपको इसी पीडीएफ में क्वेश्चन के साथ ही लिख के दे दूंगी, ताकि आप इसका प्रिंट करा करके आराम से अपने आरटीपी को फटाफट से रिवाइज कर सके। ठीक है, तो शुरू करें अपने आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्विंग को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेन क्वेश्चंस होने के बाद फिर हम आएंगे एमसीक्यूज पे। ओके, सबसे पहले चलते हैं हम मेन क्वेश्चंस पे। तो ये आ गया हमारा पार्ट बी, डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल से, यानी अपना ये चैप्टर नंबर 1 है, SQC 1, राइट, एंड SA 220। देखते क्या लिखा हुआ है। SDC and Associates, a medium-sized audit firm, is appointed as an auditor of Neurononics Limited, a listed pharmaceutical company। देखो इस चीज को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। लिस्टेड, इट्स अ लिस्टेड कंपनी engaged in extensive R&D with complex global operations. CA Rashi, an engagement partner of SDC and Associates, is leading the audit team for the audit of the same. Neurononics Limited was earlier audited by a Big Four, यानी किसी Big Four ने उसकी audit की थी, EY, Deloitte, KPMG, PwC, that withdrew from the engagement citing scope limitations। उन्होंने इसके engagement से withdraw कर लिया because of the scope limitation। अब देखो ये एक अपन को खराब बात पता चली कंपनी के बारे में कि भाई बिग फोर ने इनके ऑडिट को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दी स्कोप लिमिटेशन। तो ये एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है फॉर द कंपनी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है अपन को। During the audit planning, CA Rashi realizes that while her team is skilled in standard manufacturing audits, उसकी टीम को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तो ऑडिट करना आता है, they lack experience in pharma R&D, यानी उसे फार्मास्यूटिकल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप की जो कंपनीज होती है उनके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है सीए राशि की टीम को। And associated regulatory frameworks. The firm is under pressure to complete the audit in time to meet the listing obligations of Neurononics Limited। देखो ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के हमेशा कंप्लायंस के पार्ट रहते हैं कि उसे टाइम पे खत्म करना होगा। सपोज जैसे अपन बात करें कि उसकी जो ऑडिट होनी होती है वो भी 2 महीने के अंदर, यानी 31 मई तक उसकी साइनिंग होनी ही होनी होती है। अब अगर सपोज सीए राशि के पास ये ऑडिट आई वो 7 मई को, 15 मई को, तो उसके पास कितना कम टाइम है ऑडिट को कंप्लीट करने का, बिकॉज उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया बिग फोर वाली फर्म ने, तो क्योंकि उनको तो लग रहा है कि स्कोप लिमिटेशन है। अब इसके पास खुद इतना कम टाइम है एंड जो अपने कंप्लायंस पार्ट है, कंप्लायंस ड्यू डेट है वो भी इतनी पास है, वो तो लीगल कंप्लायंस है, उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में आएगी कंपनी भी। तो अब 31 मई तक साइनिंग भी करनी है, इतनी लेट फर्म आई है, तो अंडर प्रेशर है कि भाई हम इस एंगेजमेंट को करें या नहीं करें। बेसिकली अपने पास न्यू एंगेजमेंट है, अगर अभी तक भी आप समझ पा रहे हो तो ये अपना किससे रिलेटेड हो रहा है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। अपन ने बहुत सारे उसमें फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट था क्लाइंट एक्सेप्टेंस की, किन फैक्टर्स के बेसिस पे ध्यान रख करके हमें किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड है कि हमारे पास ये बाद में आई है ऑडिट, पहले वाले फॉर्म ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कोप लिमिटेशन थी, एंड अब हमारे पास टाइम प्रेशर है, अंडर हम टाइम प्रेशर है टू कंप्लीट द ऑडिट। आगे चलते क्या लिखा हुआ है। सेकेंड, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द मैनेजिंग पार्टनर इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंड एडवाइजेस सीए राशि टू रिलाई ऑन द फर्म स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी। देखो जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है वो सीए राशि को बोल रहा है कि यार नहीं ठीक है ऑडिट करते हैं ना, जैसे अपने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उसके अकॉर्डिंग करो एंड टाइम पे ऑडिट कंप्लीट करो। भाई ऊपर वाले तो ये बोलते हैं कि क्लाइंट नहीं छोड़ना है, क्लाइंट को तो लेना है। मतलब देखो
जो भी अपने फैक्टर्स रहते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है, लेकिन ऊपर वाले हमेशा ये बोलते हैं कि यार पैसा आ रहा है बढ़िया है ना, देखो अगर कर सकते हैं तो इसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। In light of SQC1 and SA220, analyze the quality control considerations CA Rashmi must evaluate before continuing with the engagement. What action should she take to uphold audit quality and professional standards? अब बेसिकली देखो इसमें दो क्वेश्चन अपन से पूछे गए हैं। सबसे पहला तो क्या पूछा गया है कि हमें कौन से कंसिडरेशन है जिनका ध्यान रखना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। सेकेंड, इन सच सिचुएशन जहाँ पे टाइम प्रेशर है, नॉलेज भी नहीं है, उस केस में व्हाट एक्शन should CA Rashi should take to uphold audit quality and professional standards। ऑडिट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इस सिचुएशन में उसे क्या एक्शंस लेने चाहिए बाय द सीए राशि। ठीक है, तो अपने दो क्वेश्चंस है। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि हम क्या फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम डिसाइड करें कि हमें आगे इस क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये है। तो कौन से फैक्टर्स होंगे वो भी अपन को क्वेश्चन ही डिटरमाइन करना होगा। अपने पास हिंट पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ क्या हिंट पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहला तो ये है कि जो ये राशि की टीम है उनका एक्सपीरियंस नहीं है इन दी फार्मा R&D, एंड दूसरा वो टाइम प्रेशर में है। ठीक है, तो ये जो अपना एक्सपीरियंस वाला है तो ये कहीं ना कहीं ऑडिट एंगेजमेंट टीम की कैपेबिलिटीज के रिलेटेड हो रहा है कि उनमें इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है टू डू अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो ये वाला पॉइंट अपने रिलेटेड हो गया कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस से, एंड ये टाइम प्रेशर वाला अपना रिलेटेड हो गया टाइम से। तो अपना कौन से फैक्टर्स की तरफ ये जा रहा है कि क्या एंगेजमेंट टीम के पास इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी कॉम्पिटेंस, इतना टाइम है क्या टू कंप्लीट द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो इसमें अपने कौन से कंसिडरेशंस आएंगे जो हमारे कॉम्पिटेंस, हमारी कैपेबिलिटीज से रिलेटेड है। क्या लिखे हुए पॉइंट्स हैं? देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दे रखे हैं ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। क्या लिखा हुआ है? एज पर SQC1 बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर। अब क्या क्या पॉइंट्स है? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स। हाँ, ये इंटीग्रिटी पे भी अपने क्वेश्चन उठा हुआ है कि यहाँ पे बोला है कि भाई स्कोप लिमिटेशन है। अपन ने ये अपने इंटीग्रिटी वाले पॉइंट में पढ़ा है कि क्या हमें कोई ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्या कि ये हमारे ही स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहे हो, तो उससे भी हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई इनका जो प्रिंसिपल ओनर है, इनके जो मेन की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं या फिर इनके जो ओनर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आ गया ये चेक करना कि उनमें इंटीग्रिटी है या नहीं है। दूसरा अपना पॉइंट आ गया कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, कि भाई जो इनकी एंगेजमेंट टीम है, हमारी एंगेजमेंट टीम है, इतनी कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। कॉम्पिटेंस में क्या क्या पॉइंट आ गए? कैपेबिलिटीज, टाइम, रिसोर्सेज, इतनी टीम है क्या, इतने नंबर ऑफ पीपल है क्या टू कंप्लीट दिस एंगेजमेंट, वो भी हमें चेक करना होता है। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या हमारे जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, उन सबसे हम कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो भी पिछले साल के ऑडिट में हुए हैं या फिर हमने अभी तक जो भी इनके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके डिटरमाइन करने की कोशिश करी है, उससे हमारे सामने कुछ ऐसे मैटर्स आए हैं क्या जो हमारे डिसीजन को बदलने में मतलब कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमारा डिसीजन की वजह से चेंज हो सकता है, उन्हें भी हमें कंसिडर करना होगा। तो बेसिकली अपने 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट। सबसे पहला इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, फिर हमारी कॉम्पिटेंस, क्या हम कंप्लाई कर पाएंगे या एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, और एनी सिग्निफिकेंट मैटर जो पिछले ऑडिट में आया हो या अभी तक हमारे सामने आया हो। ठीक है, अब अपना स्पेसिफिक अपन आगे चलेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड टाइम एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? मैंने यहाँ पे भी देखो उसी तरह से आपको बाइफिकेट करके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे मैंने आपको SQC1 SA220 के रिवीजन में भी कराया था। देखो ये सारे पॉइंट्स तो देखो ये पॉइंट्स डायरेक्टली इस तरह से लिखे हुए हैं अपने मॉड्यूल में, मेरी जो आप नोट्स देखोगे उसमें भी, लेकिन इनको याद करने के लिए मैंने इनके साथ ही एसोसिएट कर दिए तीनों वर्ड्स। ये तीनों वर्ड्स अपने यूज होते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द लाइन की फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो ये सारे अपन के जो 3 मेन पॉइंट्स होते हैं उसी के आगे मैंने ये सब पॉइंट्स बना दिए ताकि आप इन्हें लर्न कर सकें। ठीक है, एंड अगर अभी भी आपको SQC1 SA220 में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप जाकर ये मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने पूरा SQC1 SA220 का अच्छे से रिवीजन करा रखा है इन डिटेल, एंड जो भी मेन पॉइंट्स है ना उनको याद करने के लिए मैंने कुछ आपको शॉर्टकट्स, निमोनिक सब उसमें दे रखे हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे PDF को डाउनलोड करना है, मेरी वीडियो को ऑन करना है, एंड आपका आराम से SQC1 SA220 अच्छा एकदम पक्का से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन आगे चलते हैं।
तो कॉम्पिटेंस के लिए क्या क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिगार्डिंग रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, हैव नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री, तो ये दोनों पॉइंट्स अपन को चेक करने होते हैं कि भाई हमारे पास इतनी नॉलेज है क्या। फिर आता है रिसोर्सेज, हैव पर्सोनल विद कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज एंड एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, मतलब क्या हमारे पास इन हाउस टीम है क्या टू डू द वर्क, एंड क्या हमें कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की नीड है क्या, मतलब दोनों हो गए, इन हाउस भी हो गया एंड ना एक्सटर्नल भी हो गया। तीसरा, इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म ईक्यूसीआर आर अवेलेबल, देखो अगर कोई भी एक लिस्टेड एंटिटी, अभी मैंने आपको मार्क कराया था कि वो लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो एक लिस्टेड एंटिटी के केस में ईक्यूसीआर बहुत ज्यादा मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी होता है, लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में ईक्यूसीआर होना जरूरी है। देखो एंगेजमेंट टीम ने तो अपना काम कर दिया, एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना रिव्यू कर लिया, लेकिन उसके बाद एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जरूरी है, एक थर्ड पार्टी रिव्यू जरूरी है कि इन्होंने प्रॉपर्ली ऑडिट को किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो इंडिविजुअल ईक्यूसीआर कर रहा है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, एंड अगर वो अवेलेबल है तो वो क्या इतना कॉम्पिटेंट है क्या कि वो ईक्यूसीआर को परफॉर्म कर सके। ठीक है। देन टाइम, कंप्लीट एंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग डेडलाइन, मतलब अब देखने से मैंने आपको बताया था 31 मई की तो डेट ही है, एंड 7 तारीख को हमारे पास ऑडिट आई है, तो हमें लग रहा है कि यार हम इतने कम टाइम में ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम हर चीज को चेक नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास जो टाइम है तो हम उस टाइमलाइन के अंदर अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे, क्या हमारे पास जो कंप्लाइंस ड्यू डेट है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये अपने 6 पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने होते हैं इन द केस ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम। ठीक है। आगे अब दूसरा अपना क्वेश्चन आता है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट एक्शंस शुड सीए राशि टेक टू अपहोल्ड ऑडिट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इस क्वेश्चन के सामने सीए राशि के सामने क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, एक तो उसके सामने स्कोप लिमिटेशन है, दूसरा उसकी टीम के पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, राइट, एंड टाइम प्रेशर भी है, तो इन सब पॉइंट्स को उसे कंसिडर करके ये देखना होगा कि भाई ये स्कोप लिमिटेशन जिस वजह से आया था क्या इसको रिमूव किया जा सकता है, क्या उसकी टीम रिक्वायर्ड नॉलेज गेन कर सकती है, एंड क्या वो टाइम को असेस करके ये पता कर सकती है क्या हम जो लिमिटेड टाइम बचा है उसमें से एंगेजमेंट को विद प्रॉपर चेकिंग क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब बेसिस को वो चेक करके देन शी विल डिसाइड कि उसे इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है in order to uphold audit quality and professional standards। देखो ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन था इसका कोई एक डिफाइंड, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पहले से प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं उसी को हमने दोबारा से यहाँ लिख दिया, नो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपने खुद से बनाने होंगे कि भाई वो क्या एक्शंस ले सकती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, ये बताना होगा कि इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में हमने बता दिए, सपोज मैं वो भी यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ। एक तो उसके सामने चैलेंज आ गया स्कोप लिमिटेशन का, राइट, एक उसके सामने अपना पॉइंट आ गया कि रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, एंड थर्ड पॉइंट उसके सामने आ गया टाइम प्रेशर का। तो अब इन तीनों पॉइंट्स के आगे वो क्या करेगी, क्या उसके पास एक्शंस है कि वो पहले सबसे पहले ट्राई करेगी कि क्या स्कोप लिमिटेशन अभी भी है, अगर है तो क्या इसको रिमूव किया जा सकता है, क्या उसकी टीम रिक्वायर्ड नॉलेज गेन कर सकती है क्या, एंड टाइम प्रेशर जो भी उसके पास बचा हुआ टाइम है क्या उसमें वो एंगेजमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन तीनों को एनालाइज करके यानी उसके एक्शंस में इन तीनों के बेसिस पे आएंगे, एंड देन शी विल डिसाइड कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है in order to uphold the audit quality and professional standards। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया है क्वेश्चन पूरा? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको, सीए काव्या हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ XYR Infratech Limited for the financial year 24-25। The company operates in two business segments, a consumer electronic division that manufactures smart televisions and earns stable profits। देखो इस ईयर के लिए 24-25 के लिए XYR Infratech लिमिटेड के लिए सीए काव्या अपॉइंट हुई है एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एंड इस कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एक कौन सा सेगमेंट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एंड दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन engaged in metro rail projects under government contracts। The infrastructure division has reported operating losses in the past 2 years due to delays and cost overruns। तो देखो दो सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट में तो स्टेबल प्रॉफिट है एंड दूसरे में ऑपरेटिंग लॉसेज है इन दी पास्ट 2 years। ठीक है। तो अब एक कंपनी दो सेगमेंट्स, अब दोनों ही सेगमेंट्स की ऑडिट किसको करनी है, सीए काव्या को करनी है। तो जब भी हम किसी भी ऑडिट को शुरू करते हैं, अपने प्रोसीजर्स लगाना शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक चीज डिटरमाइन करते हैं, वो होता है मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। मैम ये मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, देखो मटीरियलिटी वो होता है कि सपोज अगर किसी की बैलेंस शीट का टोटल
सपोज अगर 10 करोड़ का है तो हम 10 करोड़ पे डिटरमाइन करते हैं कि अगर हमने कोई भी बेंचमार्क को लगा करके हमने डिटरमाइन किया कि ओके अगर कोई भी 5 लाख से नीचे का अमाउंट होगा तो वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, अगर हमने उसको चेक नहीं किया तो भी चलेगा। एंड 5 लाख से ऊपर के जितने भी अमाउंट्स होंगे उन सबको हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी अगर मटेरियल स्टेटमेंट हुआ तो वो हमें मटेरियली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मटेरियलिटी बेसिकली यही होता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन अगर उनके नीचे रहेंगे तो वो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाले, उनमें गलतियां रह जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिटर उसे चेक नहीं करे, हम उसे चेक नहीं करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर के अमाउंट्स हमें चेक करने ही करने पड़ेंगे एकदम इन डिटेल जाकर के। तो यहाँ पे हमें दो चीजें सेट करनी होती है, मटीरियलिटी। अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होता है, सपोज अगर हमने 5 लाख पे अपनी मटीरियलिटी सेट की है तो उसके नीचे कहीं हमें अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेक सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 सेकेंड क्या हुआ, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है कि हमने जो 5 लाख की अपनी मटेरियलिटी सेट की है उसके नीचे कहीं हमें सपोज हमने 1 लाख में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर दी। अब इसका काम क्या होता है कि सपोज अगर 1-1 लाख के ऐसे सपोज 7 ट्रांजेक्शन है और वो सातों में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हमें टोटल में 7 लाख का इम्पैक्ट करेंगे, यानी हमारी जो मटेरियलिटी का फिगर है उससे ऊपर चले जाएगा। तो अगर कुछ ऐसे मटेरियल ट्रांजेक्शन हैं जो कि अगर हम सिंगल देखेंगे तो छोटे अमाउंट के कि हमें लगेगा कि मटेरियल नहीं है, लेकिन वो सब एक जैसे जो ट्रांजेक्शन है और जो इमटेरियल है सिंगल में, अगर हम सबको हम क्लब कर दें तो वो हमारी मटेरियलिटी को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक अपना नीचे का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, नीचे की बेंचमार्क को सेट करना होता है कि अगर ये जो स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन है जो एक जैसे हैं, अगर ये 1 लाख से नीचे के होंगे तो हम छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के होंगे तो उस केस में हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इनका एग्रीगेट हमारी मटेरियलिटी को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये दो चीजें हमें अपनी ऑडिट को शुरू करने से पहले सेट करनी होती है, और ये सेट किस बेसिस पे होती है, हमारे आरएपी के बेसिस पे। देखो हमेशा मैंने ऑडिट में आपको दो चीजें बताई है कि हमारे प्रोसीजर्स कैसे चलते हैं। हम पहले आरएपी करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद हमारे सामने जो रूमम आता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हम एफएपीस लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, पहले हम रूमम असेस करेंगे और उसके बेसिस पे जाकर के हम पहले मटेरियलिटी सेट करेंगे, एंड मटेरियलिटी सेट करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने एफएपीस पे। ओके, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, अपनी मटेरियलिटी सेट करनी होगी। अब यहाँ पे दो सेगमेंट्स है, एक में तो प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो ऐसे केस में हम क्या मटेरियलिटी सेट करेंगे, आगे वो यही पूछने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, while planning the audit, प्लानिंग के टाइम सीए काव्या needs to determine materiality for the financial statements as a whole. She seeks guidance on the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark and the benchmarks that may be applied to each division. देखो इसमें भी दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला तो हम किसको बेस बनाकर अपनी मटेरियलिटी सेट करें। देखो अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, कोई अपना नेट प्रॉफिट के बेसिस पे लेता है, कोई अपना असेट्स के बेसिस पे लेता है। फॉर सपोज अगर मैंने अपने टोटल असेट्स के बेसिस पे लिए हैं तो उसमें मैं क्या बोलूंगी कि अगर कोई भी अमाउंट है जो मेरे 5% ऑफ द टोटल असेट से ऊपर का होगा वो मेरे लिए मटेरियल है, और उससे नीचे का होगा तो मेरे लिए मटेरियल नहीं है। तो एक बेसिस मेरे लिए ये हो गया। मैं इसे अपने प्रॉफिट के बेसिस पे भी कर सकती हूँ कि अगर कोई भी अमाउंट मेरे 50% ऑफ द प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो वो मेरे लिए मटेरियल है, उससे नीचे होगा तो वो मेरे लिए मटेरियल नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने होते हैं बेंचमार्क्स बेसिकली, कि हम किसको बेस बनाएंगे, हम अपने प्रॉफिट को बेस बना रहे हैं, अपनी असेट को बेस बना रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी को बेस बना रहे हैं, अपनी कैपिटल को बेस बना रहे हैं। ये बेसिकली हम जैसे बेस बनाते हैं टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी अमाउंट, उसे ही हम बेंचमार्क कहते हैं। तो देखो एक जगह तो प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है, दो सेगमेंट्स है, तो हम सेम बेंचमार्क तो नहीं रख सकते, बिकॉज दोनों ही बिजनेस बिल्कुल अलग है, उनका नेचर भी सेम नहीं है। तो इस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क्स फॉर बोथ द सेगमेंट्स रखने ही पड़ेंगे। तो देखो अगर जहां पे हमारे पास स्टेबल प्रॉफिट्स है, यानी कि वो ट्रेंड बन रहा है कि अगर हमने पिछले साल उनको, अगर हमारा पिछले साल सपोज अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल हमारा 11 करोड़ का हुआ है, अगले साल हमारा 12 करोड़ का हो गया या फिर 13 करोड़ का हो गया, तो हमारा एक स्टेबल प्रॉफिट चल रहा है, स्टेबल इंक्रीज चल रहा है। ऐसे नहीं कि कभी 10 हो गया, कभी 5 करोड़, कभी 10 हो गया, कभी 15 करोड़ हो गया, कभी लॉस में चले गए, ऐसा नहीं है। एक स्टेबल प्रॉफिट है, एक स्टेबल हमें दिख रहा है, हमें स्टेबल इनकम चल रही है, तो उस बेसिस पे हम पीबीटी को यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपना बेस बना सकते हैं टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी अमाउंट। तो अगर हमारा स्टेबल प्रॉफिट है तो उस केस में हम किस पे जा सकते हैं, पीबीटी पे जा सकते हैं। एंड अगर हमारे लॉस चल रहे हैं तो उस केस में आप किस पे जा सकते हो, या तो आप रेवेन्यू को अपना बेस बना सकते हो, टोटल कॉस्ट को बना सकते हो, या फिर नेट कॉस्ट को भी अपना बेस बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिस कि हम जिनके ऊपर अपने मटेरियलिटी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
She seeks guidance on the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark and the benchmarks that may be applied to each division. तो अब देखो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमने अभी बेंचमार्क्स अपने आइडेंटिफाई करे हैं, ये बेंचमार्क्स किस वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से अपने इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखो अभी तो हमने एक बार के लिए सेट कर दिया, लेकिन अगर हमारे सामने कुछ कंडीशंस ऐसी आई जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि हमें अपने बेंचमार्क को चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं बोल रही हूँ कि पीबीटी है, लेकिन फिर बाद में लगे कि नहीं पीबीटी नहीं चलेगा, रेवेन्यू ही चलेगा। तो ऐसे कौन से हमारे सामने इंसिडेंट्स आ सकते हैं, ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, वो ही सब अपने सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे इनको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब वो फैक्टर्स के क्या क्या पॉइंट है वो यहाँ लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, whether there are items on which attention of users of entities financial statements tend to be focused, nature of entity where entity is at its life cycle and the industry, entity's ownership structure and the way it is financed, and volatility of the benchmark। तो ये बेसिकली अपने फैक्टर्स हैं जो हमारे बेंचमार्क आइडेंटिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चले हम, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, plan to set up a new R&D center at its existing industrial premises in Pune to mark its 25th anniversary in the financial year 24-25. To expand the premises, the company decided to acquire an adjacent plot of land owned by Miss Reena, an executive director of the company। तो देखो अभी तक क्या बात हो रही है कि ये जो अपनी कंपनी है हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे अपना R&D सेंटर ओपन करना है, एंड वो एकदम पास में करना है, ऐसे दूर जा करके नहीं करना है। ठीक है, और अपने प्रीमाइसेस को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका बगल में, हमारी जो फैक्ट्री है उसके बगल में उनका खुद का प्रीमाइसेस है, तो अगर हम उनका प्रीमाइसेस को ले लें और हम वहीं पर अपना R&D सेंटर शुरू कर ले तो कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन ये जो सेंटर है ये तो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, तो अब हमें उन्हें कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसे हमें अपना प्लॉट ऑफ लैंड यूज करने के लिए देंगी। तो उन्होंने, कंपनी ने क्या सोचा, the company offered to exchange one of its underutilized land parcels। मतलब उनके पास एक कुछ अनयूटिलाइज लैंड थी, दूर थी थोड़ी सी लेकिन वो अनयूटिलाइज थी, तो उन्होंने सोचा कि हम बार्टर एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड मिस रीना को हम अपनी लैंड दे देते हैं एंड रीना अपनी लैंड हमें दे देगी। यानी हमने बार्टर एक्सचेंज कर लिया, कहीं पे भी हमारा कैश का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आया। एंड देखो हमने ये ट्रांजेक्शन किसके साथ किया है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ किया है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि ये ट्रांजेक्शन हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ हुआ है। ठीक है, located in another industrial area rather than having a cash transaction. Though the company's land was nearly twice the size of Miss Reena's land, भाई तो हमने जो उनको लैंड दी है ना वो दो गुनी थी जो उन्होंने हमें लैंड दी है, यानी हमने उन्हें ज्यादा कुछ दिया है और उनसे हमारे पास कम आया है। लेकिन वो लैंड हमारे कम यूज होती थी इसलिए हमने रीना को दे दी, एंड रीना की जो हमें ज्यादा यूज होगी लैंड वो हमने उनसे ले ली। ठीक है, The exchange was approved by the board। देखो बोर्ड रेजोल्यूशन में अप्रूव हुआ था ये ट्रांजेक्शन, एंड अ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन जनवरी 23। यानी दोनों के बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, यानी लॉ से पूरा अबाइड किया है इन्होंने कि भाई हमने बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, हमने अग्रीमेंट भी कर लिया, सब कुछ हमने एकदम प्रॉपर किया है। एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, what additional audit procedures would you perform in respect of this land transaction, and what would be your responsibilities from a reporting perspective। तो देखो अगर मैं रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव से बात करूं तो ये हमें अपना रिपोर्ट करना होगा इन दी कारो कारो 2020 रिपोर्ट। उसका हमारा एक पैरा आता है, पैरा 15। वो क्या बोलता है कि अगर हमने किसी भी डायरेक्टर के साथ अपनी कंपनी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है तो वो हमें इसमें प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा, ये भी लिखना होगा कि हमने विद द रिस्पेक्टिव सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एंड उससे कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। एंड वो अपना रिस्पेक्टिव सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 192। अब 192 में कैसे लिखा हुआ है कि हम डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन ये कुछ फॉलोइंग केसेस है जिनमें हम उनके साथ एंटर हो सकते हैं। उसमें सब वही अप्रूवल वगैरह का लिखा हुआ है कि हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, पेपर में न्यूज देनी होगी, वर्नाक्युलर न्यूज पेपर में देना होगा, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो आपको जरूरी नहीं है बिकॉज वो लॉ का पार्ट है, वो ऑडिट में नहीं पूछा जाएगा। आपको तो बस इतना सा इसमें लिखना है कि हमें एक तो रिपोर्टिंग करनी है अपने पैरा 315 में, प्लस हमें सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग चेक करना है कि उससे कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है।
एडिशनली हमें इसमें ये भी चेक करना है कि ये सेक्शन 188 एंड 189 के साथ कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, एक जब भी कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो कंपनी का रिलेटेड पार्टी होता ही होता है, तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि ये जो इनका रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप है तो उसमें उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है। तो देखो, ये रीना का प्लॉट है, ये कंपनी का प्लॉट है, तो कंपनी का प्लॉट तो बड़ा है, तो अगर ये हम ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये तो एएनपी पे हुआ नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि कमर्शियल यूजेबल कम है यानी ये कमर्शियली यूजेबल ज्यादा है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये दोनों मिलाकर के हमारे सेम प्राइस पे बैठ रहे हैं क्या। अगर सेम प्राइस पे तो यानी ये आर्म प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है एंड 188 के साथ हमारा कंप्लाइंस हुआ है। ठीक है। एंड 189 में क्या आता है कि अगर हमने कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किए तो उसका एक हमें रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें हम उस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल्स को देते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी डिटेल्स हमें 189 के अंदर मेंटेन हुए रजिस्टर में देनी ही होगी। तो ये 4 पॉइंट्स है जो हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में लगा के चेक करने होंगे। ये तीनों पॉइंट्स हमने प्रोसीजर से रिलेटेड है कि 192 के साथ कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, 188 के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, 189 के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। प्लस हमारी रिपोर्टिंग में हमने अपने पैरा 3 क्लॉज 15 के अंदर रिपोर्टिंग करी है कि नहीं करी है वो भी हमें चेक करनी होगी, मतलब हमें उसके अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, एकदम छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। Kuber Tech Solutions Limited is in the process of finalizing its financial statements for year ended 31st March 25. The company is required to present comparative financial statements. Please note it down. It's comparative financial statements. हमने ऐसे 710 में दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, एक करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिया में जनरली कौन सा फॉलो होता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स वाला फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सारे आंसर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। इंक्लूडिंग फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24. Roshan and Company Chartered Accountant has been appointed as the stat auditor for the current year. ड्यूरिंग द ऑडिट सीए रोशन द एंगेजमेंट पार्टनर नोट्स दी फॉलोइंग। देखो, इसी साल ये अपना अपॉइंट हुआ है सीए रोशन, तो इसके सामने क्या क्या पॉइंट्स आए कि पिछले साल ऑडिट किसी और ने की थी एंड उसने ओपिनियन क्या दी थी, एडवर्स ओपिनियन दी थी, एंड रीजन क्या था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पिछले साल एडवर्स ओपिनियन है, तो अब इस केस में क्या करना होगा। देखो, जनरली जब भी हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उस केस में ऑडिटर को दोनों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन जब करस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं तब ऑडिटर सिर्फ करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव होगा तो कंपैरेटिव में उसे दोनों साल को कवर करना होता है। अब अगर पिछले साल में तो ऑलरेडी एडवर्स ओपिनियन है तो उसे उसे ध्यान में रख करके ही आगे चलना होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसमें, What are the duties of CA Roshan while reporting on the current year financial statements considering the prior year's adverse opinion? First question क्या है, What are the duties of CA Roshan while reporting on the current year financial statements considering the prior year adverse opinion? तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है बिकॉज बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें क्या है, पहले थोड़ा सा गलत आंसर लिखा है एंड फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले इसमें ड्यूटी क्या होगी कि हमारी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो कि हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेफर टू बोथ पीरियड, यानी हम 23-24 भी कवर करेंगे एंड 24-25 भी कवर करेंगे बिकॉज हमारे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट आता है, जनरली बच्चे इसमें दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, वो क्या लिखेंगे कि यार मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके आज हम बोलेंगे कि यार अब प्रीडिसेसर ऑडिटर को बोलो कि यार उनकी ऑडिट में गलती है तो वो दोबारा से हमें नई ऑडिट बना कर दे एंड जैसे वो न्यू रिपोर्ट देंगे तो सिर्फ हम करंट ईयर के ऊपर ही अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। जनरली बच्चों के दिमाग में यही आएगा इन द केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज वो जो पॉइंट अपने पास यहाँ लिखा हुआ है उसमें कब आता है ये वाला पॉइंट, जब पिछले साल प्रॉपर मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट गई है, लेकिन इस साल बैठ करके जब मैं पिछले साल की फिगर्स चेक करी हूँ तो मेरे सामने कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आया है। ऐसे नहीं है कि पिछले साल मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, प्रीवियस ऑडिटर ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और उसने एडवर्स ओपिनियन दे दी था, दिस इज द नॉट द सिचुएशन।
क्या हुआ है, पिछले साल अनक्वालिफाइड रिपोर्ट गई है, इस साल मैंने चेक किया, मेरे सामने मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई है जो प्रीडेसेसर ऑडिटर को पता ही नहीं थी। उस केस में मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगी, उन्हें बोलूंगी कि यार आप प्रीडेसेसर ऑडिटर को बोलो कि वो अपनी ऑडिट वापस से करे, मुझे न्यू रिपोर्ट दे, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली मैं अपनी इस साल की रिपोर्ट बना करके दूंगी। लेकिन यहाँ तो पहले से ही प्रीडेसेसर ऑडिटर ने बता दिया कि गलती है और मेरी एडवर्स ओपिनियन उसके ऊपर है। तो ये वाला जो हम जनरली लिखते हैं, दिस आंसर बिकम्स रॉन्ग। एंड जनरली बच्चे यही गलती करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारा ये आंसर किस सिचुएशन में आएगा एंड किस सिचुएशन में नहीं आएगा। तो आई एम जस्ट पुटिंग अ क्रॉस ओवर है ताकि आपको ये ध्यान रहे। बहुत ही टेक्निकल, मतलब आपको एक बार को पढ़ के लगेगा कि यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आराम से कर लेंगे। नहीं भाई, आईसीआई खेल गया है यहाँ पे आप लोगों के साथ, क्योंकि उसने जरा सी चीज को चेंज कर दिया एंड बच्चे बस मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख करके पीछे भग जाएंगे कि ओके भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कम्युनिकेट करेंगे। नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करना है। यहाँ ऑडिटर को ऑलरेडी पता है, प्रीडेसेसर ऑडिटर को ऑलरेडी पता है, उसने ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट दी है। बस अब आपको उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी रिपोर्ट को बनाना है। तो दिस आंसर इज clearly wrong. This point is clearly wrong. बहुत मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये क्वेश्चन जब मैंने इसको रीड किया। एक बार के लिए मैं भी इसमें रुकी, तो मैंने सोचा यार ऑलरेडी तो पता है प्रीडेसेसर ऑडिटर को, हम उसमें जाके और क्या कम्युनिकेट करें कि भाई तू ऑडिट में क्या सही करेगा, कुछ भी सही नहीं करेगा। अब हमें अपनी रिपोर्ट को अकॉर्डिंगली बनाना है। तो इस केस में अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम अब जो पिछले साल एडवर्स ओपिनियन गई है, जिस बेसिस पे गई है, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या वो मटेरियल मिस्टेटमेंट इस साल भी प्रेजेंट है, क्या वो करंट ईयर के फिगर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर हाँ तो हम करंट ईयर में भी मॉडिफिकेशन देंगे। अगर नहीं, वो करंट ईयर के बैलेंसेस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, कोई इसमें मटेरियल मिस्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हम पिछले साल की जो रिपोर्ट गई है उसका रेफरेंस देके हम ये बताएंगे कि पिछले साल मॉडिफिकेशन था एंड उसका ये इफेक्ट करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस पे ये पड़ रहा है। लेकिन अगर इस साल में भी प्रॉब्लम है तो हम फिर अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली वेदर क्वालिफाइड और दी एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट ये आएगा कि हमें अपनी रिपोर्ट को अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसके नेक्स्ट सब क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। What modifications or disclosures are required in the current year audit report in accordance with the relevant standards on auditing? क्या आपको disclosures करने रहते हैं? बेसिकली अभी disclosures अपने किस में आते हैं, OMP पैराग्राफ में आते हैं, यानी अदर मेटा पैराग्राफ में आते हैं। क्या क्या लिखते हैं इसमें हम, that previous year financial statements are audited by predecessor auditor, यानी पिछले साल किसी और ने ऑडिट करी है, उसका टाइप ऑफ ओपिनियन ये था एंड डेट ऑफ रिपोर्ट ये थी। ये सब हमें एक्स्ट्रा में बताना होता है जो हमारे किस में जाते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपकी मतलब आपकी सोच कितनी चलती है, कितना क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाते हो, ये उससे ऊपर था। अगर बच्चे जैसे इसको प्लेन रीड करके क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो वो पक्का इसमें गलती करेंगे, लेकिन उन्हें समझना होगा कि ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है, तब जाकर के आप इसको करेक्टली डिकोड कर पाओगे। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन इन दिस आरटीपी। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। Amar Projects Private Limited, a company involved in turnkey infrastructure projects, is in discussions for a strategic joint venture with a foreign company. As part of the due diligence process, the foreign entity has requested a review of Amar Projects interim financial statements. यानी जो Amar Projects Private Limited है, ये एक joint venture कर रहे हैं with a foreign company, and foreign company को क्या चाहिए, review of interim financial statements. ठीक है, टू आगे चलते क्या लिखा हुआ है। To comply with this request, the management appoints CA Tanvi, a practicing chartered accountant, to conduct the review and issue a report under the applicable standards on review engagements. अगर अब हम interim financial statements का रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें कौन सा अपना स्टैंडर्ड लगेगा, देखो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेगा, ये तो पता चल गया, लेकिन interim financial statements में कौन सा अपना स्टैंडर्ड लगेगा, SRE
2410। देखो 2400 की लाइन चलेगी, ये तो अपन को पता चल गया, लेकिन अब हमें इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है, वो कैसे पता चलेगा? देखो इंटरम में भी आय आता है एंड 2410 में भी हमारा 1 आता है, यानी वो आय की तरह दिखता है। तो इससे हमें ध्यान रहेगा कि 2410 किसका है? हमारा इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, सो अब हमारा स्टैंडर्ड हमें पता चल चुका है, हमें किसका करना है? रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? Before accepting the engagement, CA Tanvi is evaluating the scope of the review, nature of assurance, and appropriate format of her review report. What kind of assurance is given in a review engagement? How is it different from an audit? अब हमें बेसिकली क्या बताना है कि लिमिटेड अश्योरेंस क्या होता है प्लस लिमिटेड अश्योरेंस एंड ऑडिट के बीच में क्या फर्क होता है। देखो अब आगे मैंने लिखा हुआ भी आपको बताती हूँ आपको। यस, हियर। तो सबसे पहले तो एसआरई का नंबर लिख दिया अपन ने। अब इसमें अश्योरेंस कौन सा रहता है? लिमिटेड अश्योरेंस। एंड इसमें अपन प्रोसीजर्स क्या लगाते हैं? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ये बेसिक हो गया हमारा रिव्यू से रिलेटेड। अब डिफरेंस की बात आती है तो ये ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस लिखे हुए हैं। इसमें रीजनेबल अश्योरेंस होता है, इसमें लिमिटेड अश्योरेंस होता है। इसमें एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, टीओसी, टीओडीज, एसएपी सब लगाते हैं। इसमें लिमिटेड प्रोसीजर रहते हैं इंक्वायरी का एंड एनालिटिकल प्रोसीजर का। इसमें रीजनेबल कंक्लूजन मिलता है, इसमें लिमिटेड कंक्लूजन रहता है। इसमें ये पॉजिटिवली वर्डेड होता है, इसमें नेगेटिवली वर्डेड होता है। नेगेटिवली वर्डेड कैसे होता है? हम बस इतना सा लिख देते हैं कि हमारे सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई है कि जिससे हमें लगे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर तुम्हारे सामने नहीं आई होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। मेरे सामने कुछ ऐसा आया नहीं है, बट हाँ हो सकता है अंदर कुछ हो और जो मेरे सामने नहीं आया हो, तो हम इसे नेगेटिवली वर्डेड कहते हैं कि भाई हमने बस अपने आप को सेफगार्ड कर लिया कि मेरे सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई है, बट मैं ये मतलब ये गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ कि कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हो भी सकती है। बस मैंने तो इतना बता दिया कि मेरे सामने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिवली वर्डेड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके साथ ही? What are the key elements that must be included in the written review report as per SRE 2410? मतलब हमें अपने जो रिपोर्ट बना रहे हैं उनमें किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। तो देखो सबसे बेसिक तो अपना होता है ये टाइटल हो गया, एड्रेसिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब इसके आगे अपने पॉइंट्स और आते हैं जीपीएफएस के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। एक एसपीएफएस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। डेट ऑफ रिपोर्ट आता है, सिग्नेचर आता है, प्लेस ऑफ सिग्नेचर आता है, वो सब पॉइंट्स इसमें नीचे आएंगे। वो सब बेसिकली एक मतलब होता है ना कि एक सेट प्रोसीजर है, सेट लाइन से वही सब अपन को लिखनी होती है। तो वो आप एक बार आंसर में जाके लिखोगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा हुआ है, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर अ यूडीआईएन इज रिक्वायर्ड फॉर सच एन एंगेजमेंट। देखो यूडीआईएन के लिए कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में। प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऑडिटर, एक सीए किसी भी पेपर पे साइन कर रहा है, वो साइन करने से पहले उसे यूडीआईएन जनरेट करना होगा। अगर उसने 100 पूरे साल भर में 100 साइन किए हैं तो वो 100 यूडीआईएन जनरेट करेगा। यूडीआईएन बेसिकली एक रिकॉर्ड है कि हमारे सीए ने कहाँ कहाँ पे साइन किया है। तो वही वो कोई सा भी एंगेजमेंट हो, उसे हर एंगेजमेंट को साइन करने से पहले यूडीएन जनरेट करना होगा। उसमें लिखना होगा बेसिकली रीजन कि उसने ये यूडीएन किस लिए जनरेट किया है। ठीक है, तो हमेशा यूडीएन जरूरी होता है, भली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑडिट एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है, अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, तो आपको उसमें भी यही लाइन लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Sujal is appointed as the auditor of Kashish Limited, a company heavily dependent on digital platforms for its core business operations and financial reporting। तो ये इस कंपनी की ऑडिटर अपॉइंट हुई है, जो कि कंपनी कैसी है? जो हेवीली डिपेंड करती है ऑन दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब बहुत ज्यादा टेक बेस्ड है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन बेस्ड चीजों पे डिपेंड करती है कंपनी। ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, Sujal observes following gaps in the company's IT risk management framework। उसे ये following gaps मिले हैं। अब नीचे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर gaps पढ़ेंगे। As an auditor, what should Sujal's first step be in response to the above mentioned observations? अब ये जितने भी अपने ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए उसे सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या उन्हें उसे गाइडेंस देनी चाहिए टू दी मैनेजमेंट, वो सब के बारे में अपन को बात करनी है। तो एक एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं।
नो रिसेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट हैज बीन कंडक्टेड, कोई उन्होंने रिसेंट रिस्क असेसमेंट नहीं किया है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई उन्हें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, उन्हें ये जो भी उनके प्रोन है वो इतना साइबर सिक्योरिटी के लिए इसको असेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे उनके ब्रीचेस हो सकते हैं, कहाँ से प्रोन एरियाज हैं, उनको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंसिडर्स साइबर सिक्योरिटी रिस्क, conduct periodic risk assessment and develop management strategy to manage cyber security threats। ये पॉइंट हमारा किससे और रिलेटेड है, इस वाले पॉइंट से। नो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस, सिस्टम फेलियर्स और पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द कंपनी हैज नॉट क्लासिफाइड इट्स इंफॉर्मेशन असेट्स और रिव्यूड द सिस्टम कनेक्टेड टू इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन असेट्स है जो कि इंटेंजिबल असेट्स हैं उनको भी उन्होंने प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं कर रखा, उन्हें प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे इसे भाई प्रॉपर्ली क्लासिफाई करो, इसे प्रॉपर्ली मॉनिटर करो, पीरियोडिकली रिव्यू करो ताकि आप इसे प्रॉपर्ली मेंटेन कर सको एंड कोई भी एडवर्स इंपैक्ट पे आकर के ये आपका लॉस नहीं हो जाए। Maintain and periodically review information asset. Proper classification should also be done. Okay. No defined roles such as Chief Information Security Officer or Chief Information Officer exists to manage cyber security responsibilities। भाई ये सब तो होना जरूरी है, अगर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी हो तो उस केस में ये सारे ऑफिसर्स तो होने चाहिए so that they can keep the maintenance of the security and they are also responsible in case of any adverse impact comes to determine, oh sorry, should have such, yeah, to determine responsibility, establish such rules। Next, should there has been no discussion with TCWG on how cybersecurity risk may impact internal controls, especially over financial reporting and revenue discussion and revenue recognition। भाई ये सब डिस्कशन तो होना ही चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो ऐसे केस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, कैसे वो लॉस को कम से कम कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे इम्पैक्ट आएगा, उन सब के बारे में डिस्कशन होना ही चाहिए। Should have such discussion that how management is going to assess the impact of the adverse attack। ठीक है, तो बेसिकली ये सब हमारे फर्स्ट स्टेप्स है जो हमारे सामने गैप्स आए, जो भी हमारे सामने ऑब्जर्वेशंस आए इन दी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट जो हम दे सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। ठीक है, तो आप लोग को बेसिकली लगेगा कि यार मैम ये तो मतलब बस ऐसे हो गया अपनी नॉलेज बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस एंड जो लिखा हुआ है उसको उल्टा करके अपन ने लिख दिया। हाँ भाई ऐसा ही है। देखो अपना जो डिजिटल ऑडिटिंग का है उसका आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा। तो अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों को लगेगा कितना हार्ड क्वेश्चन है, भाई हार्ड नहीं है, इसमें बस ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें आपको बोलना क्या है, रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ भाई आपको प्रॉपर्ली कंडक्ट करना है, क्लासिफिकेशन डन नहीं है भाई क्लासिफिकेशन को करके रखो, भाई इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। देखो हो सकता है प्रॉपर नहीं वैसी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बने बट कुछ तो लैंग्वेज बनेगी जिससे आपको 3 मार्क्स और 2.5 मार्क्स कुछ तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खाली चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बढ़िया है ना कि आपने कम से कम अटेम्प्ट कर लिया तो कुछ तो मार्क्स मिले आपको एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखोगे ना तो जो लिखा है उसका उल्टा करके आपको आंसर दे देना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं। हाँ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीए राजन has been appointed as the stat auditor of the consolidated financial statements of Navy Limited for the financial year 24-25। CFS include financial statements and financial information of 9 subsidiaries, all of which have been audited by other auditor। Management of Navy Limited has provided CA Rajul with audited financial statements, financial information, and audit report of these subsidiaries। The following summary information pertains to these subsidiaries। ये टोटल असेट्स, टोटल रेवेन्यू जो 9 सब्सिडीज का वो यहाँ पे गिवन है। आउट ऑफ द 9 सब्सिडीज 3 आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी 6 इंडियन सब्सिडीज एंड 3 फॉरेन सब्सिडीज हैं। Their financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles, यानी उनके वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में गैप है उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग जो उनके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसी के अकॉर्डिंग उनकी ऑडिट हुई भी है। How should CA Rajun report this matter in independent audit report on the consolidated financial statements for year 24-25 in accordance with applicable standards on auditing? Also draft a suitable paragraph to be included in the auditor's report and making necessary assumptions। देखो क्या बोलना चाहते हैं, ये बेसिकली अब हमारा 2 टॉपिक से कंबाइंड क्वेश्चन आया है। सेकेंड, 2 टॉपिक्स अपना कंबाइंड क्वेश्चन है। एक तो अपना है ये 706 से रिलेटेड एंड दूसरा है ये हमारा ग्रुप ऑडिट से रिलेटेड। कैसे है देखो, जब हम सब्सिडीज
का जो ऑडिट है वो अगर अदर ऑडिटर ने किया होता है, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जिसने ऑडिट रिपोर्ट बना करके दी है उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें हमें ये स्पेसिफिकली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि ये जो इतनी सब्सिडरीज है इनकी ऑडिट मैंने नहीं करी है, इनकी ऑडिट दूसरे ऑडिटर्स ने करी है, एंड इन सब सब्सिडरीज का टोटल, इनके एसेट्स का टोटल इतना है, इनके रेवेन्यू का टोटल इतना है, जो कि मैंने चेक नहीं किया है, वो अदर ऑडिटर ने चेक किया और उनकी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर ही मैं अपनी रिपोर्ट बना करके आपको दे रहा हूँ। ये रेफरेंस हमें किस में देना होता है? अदर मैटर पैराग्राफ में देना होता है एज पर ऐसे 706। ठीक है, तो ये रेफरेंस की तो बात हो गई। अब दूसरा आता है कि ग्रुप ऑडिट का इसमें रेफरेंस क्या आता है। देखो, ग्रुप ऑडिट हमेशा बात करते हैं सीएफएस की, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब इसमें एक स्पेसिफिक केस अपना क्या आया है कि 3 जो हमारी सब्सिडरीज है वो फॉरेन सब्सिडरीज है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने? फॉरेन गैप के अकॉर्डिंग बने, उनकी ऑडिट कैसे हुई है? फॉरेन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हुई है। बट ये बात हमारा जो ग्रुप ऑडिट है उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर अपने सीएफएस में नहीं कर सकते हैं जो बाहर के अकॉर्डिंग बने हुए हो और बाहर के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उनकी ऑडिट हुई हो। इस केस में होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट को क्या करना होगा कि भाई वो जो फॉरेन गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं उन्हें कन्वर्ट करें एज पर द इंडियन गैप, या फिर जो उनकी सब्सिडरी है उसे ही बोलें कि यार आप इसे इंडियन गैप में कन्वर्ट करके हमें दो एंड देन हम उसकी ऑडिट को करेंगे। तो इसमें तो अपन के से एक ही पॉइंट लिखा, लेकिन आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। दूसरा इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है कि भाई जो इंडियन गैप कन्वर्टेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी ऑडिट मैनेजमेंट किसी दूसरे ऑडिटर से करा ले एंड उसकी रिपोर्ट को लेकर के होल्डिंग कंपनी के जो मेन ऑडिटर है यानी सीए राजुल है उसे ला करके वो ऑडिट रिपोर्ट दे दे, उससे भी काम हो जाएगा। या फिर मैनेजमेंट ने खुद ने कन्वर्ट कर लिया, सीए राजुल को कन्वर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए कि भैया आप खुद ऑडिट कर लो इसकी एंड चेक कर लो कि ये सही है या नहीं है, तो ये बात इसमें चलती है। दूसरा इसमें केस एक और आता है कि अगर फॉरेन गैप से इंडियन गैप में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसे केस में हम उसे कंसिडर करेंगे, लेकिन ऑडिट तो इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें कोई भी हम लैक नहीं करेंगे, उसमें हम कोई भी लूप पॉइंट नहीं देंगे, ऑडिट तो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर फॉरेन गैप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है तो भी उन पे ऑडिट तो हमारे अकॉर्डिंग ही होगी, तो वो भी एक सिचुएशन पॉइंट अपनी रहती है। ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमारे ग्रुप ऑडिट में गिवन है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि जो उनसे हमारे पास फॉरेन गैप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे उसे इंडियन गैप में कौन कन्वर्ट करेगा? होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट कन्वर्ट करेंगे एंड वो कन्वर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम सीए राजू को दे देंगे जो ऑडिट करेगा एज पर द इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन फिर उसे इंक्लूड कर लेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ग्रुप ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट में। तो बेसिकली इसमें अपन कितने सब्सिडीज का डेटा देंगे? जो हमारा ये रेफरेंस जाएगा वो सिर्फ 6 सब्सिडीज का जाएगा बिकॉज उन्हीं की ही अदर ऑडिट की रिपोर्ट के बेसिस पे हमने इंक्लूड किया है। बाकी की जो 3 फॉरेन सब्सिडीज है उनकी ऑडिट तो मैं खुद ही करने वाली हूँ, सीए राजन खुद ही करेगा बिकॉज उसके पास कन्वर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे और उनको वो चेक करेगा। बस हाँ, उसमें वो एक पॉइंट को लिखेगा कि जो भी कन्वर्जन हुआ है फॉरेन गैप से इंडियन गैप में वो मैंने नहीं देखा है, वो काम किसने किया है? हमारे होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट ने किया है। मेरे पास तो जो कन्वर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए थे वो एकदम सही है और उनके बेसिस पे मैंने अपनी रिपोर्ट को आपको प्रोवाइड कराया है। तो बेसिकली ये अपना रिपोर्टिंग पैराग्राफ में जाएगा, एक तो मैग्नीट्यूड जाएगा यानी ये सब डेटा जाएगा, प्लस वो 3 फॉरेन सब्सिडरीज के लिए हम स्पेसिफिकली लिखेंगे कि इन्हें कन्वर्ट किया गया एंड देन फिर मैंने इनकी चेकिंग को किया है। तो ये जो रिपोर्टिंग पैराग्राफ है ये एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप आंसर्स में जाके खुद पढ़ लें बिकॉज यहाँ पे पूरा उसे लिखने का मतलब नहीं है, मैंने इसको पूरा हिंदी में आपको पॉइंट कन्वर्जन करके समझा दिया है। बस एक बार लैंग्वेज के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप खुद जाकर के उसे पढ़ लें। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू आर ऑडिटिंग द ब्रांच ऑपरेशंस ऑफ एक्सिस बैंक, a scheduled commercial bank for the year ending 31st March 25. During the audit of the loan and advances, please mention it. You observe the following. अभी नीचे अपने पास सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, पहले लास्ट अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। On pointing out the above, branch manager replied that they rely on their internal control framework to mitigate such risk. कुछ रिस्क ऊपर दे रखे हैं अपने पास जिसमें ब्रांच मैनेजर बोल रहे हैं कि हम अपने कंट्रोल्स, अपने इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे ही चलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन, एक्सप्लेन द इंटरनल कंट्रोल्स दैट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो एज एन ऑडिटर अब मैं बैंक को बताऊंगी, मैं ब्रांच को बताऊंगी कि आपको ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज में यानी लोन्स एंड एडवांसेस के केस में आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि आप ये सारे रिस्क से मिटिगेट कर सकें।
ठीक है, तो अपने पास क्या क्या रिस्क के पॉइंट्स है अब वो पढ़ते हैं अपन एक एक करके। एक पॉइंट क्या दे रखा है, एडवांसेस वर सैंक्शन विदाउट प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल इन सम केसेस, मतलब हमने प्रॉपर्ली उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी नहीं बोरोवर के और हमने उनको क्रेडिट लोन सैंक्शन कर दिया। तो ऐसे केस में हमारे ऊपर क्या इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि हम सैंक्शन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी हम लोन को सैंक्शन करेंगे। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल पॉइंट हो गया, सैंक्शन लोन आफ्टर चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, certain loans were sanctioned without adequate documentation like demand promissory notes and hypothecation letters, and others where post disbursement monitoring was weak। मतलब हमने लोन सैंक्शन कर दिया विदाउट हैविंग ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा डिस्बर्समेंट हमारा सैंक्शन तभी होना चाहिए जब जो हमारा बोरोवर है उसने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं। All documents should be executed before the sanction। In several branches, securities were being held by a single officer instead of under joint custody। भाई ये जो अपने पेपर्स होते हैं ये सब की सब सिक्योरिटीज होती हैं, ये सब डबल कस्टडी में, जॉइंट कस्टडी में होने चाहिए, सिंगल कस्टडी में नहीं होने चाहिए। मतलब कि दो जने उसमें होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जना उसे एक्सेस कर सकता है। नो, जब दोनों होंगे तभी वो एक्सेस हो पाएगा, तो वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सिंगल ऑफिसर कर रहे हैं तो वो गलत है, हमें इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे स्टैब्लिश करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा दैट इट शुड बी केप्ट इन अ joint custody। Last point, a few loan accounts had exceeded the sanction limit and drawing power, but no intimation was given to the head office। अगर ड्राइंग पावर एक्सीड हो रही है, सैंक्शन लिमिट एक्सीड हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये रखना होता है कि हमें अपने अकाउंट को, मतलब जो भी हमारे बोरोवर अकाउंट्स हैं उन्हें हमें विद इन द लिमिट रखना होता है। लेकिन अगर कोई एक्सीड हो चुका है तो ऐसे केस में हमें उसे फटाफट से अपने मैनेजमेंट को, अपने एचओ को इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीमेशन नहीं गया है, लेकिन ये इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो इमीडिएटली हम रिपोर्ट करेंगे टू दी एचओ। दे शुड बी केप्ट विद इन द लिमिट। सबसे पहले तो ये ट्राई करना होता है कि विद इन द लिमिट है, लेकिन अगर एक्सीड हो गए हैं, अकाउंट्स which exceeds the limit should be brought to the knowledge of HO। ठीक है, इसके साथ आप एक्स्ट्रा में एक पॉइंट और याद कर सकते हो, sufficient margin should be taken against the securities। मतलब हमारे पास जो भी सिक्योरिटीज, आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब हमने उनको इतना लोन लिया तो उनकी तरफ से हमारे पास इतना कोलेट्रल है, तो उस कोलेट्रल के बिहाफ में हमें कुछ एक सफिशिएंट मार्जिन 10% का, 15% का रखना चाहिए, एंड बचे हुए अमाउंट के हमें लोन लेना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी सिक्योरिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो भी हमारा लोन अमाउंट पूरा सिक्योर रहे। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट कराने हैं इन दी एक्सेस बैंक। ओके, आप सारे पॉइंट्स को आप कैसे कर सकते हो, जितने भी अपने रिस्क वाले एरिया दे रखे हैं उसी से कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल के पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो आपको ऐसा स्पेशली अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस इन रिस्क के पॉइंट्स को आप एनालाइज करोगे तो आप आराम से इन्हीं से कंट्रोल के पॉइंट्स भी बना पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेनेवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, a private limited company engaged in the manufacturing of automation equipment having turnover of 210 crores। देखो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका टर्नओवर कितना है, 210 crores। Additionally, company had taken a loan of 95 crores from a consortium of banks which remain outstanding as of the balance sheet date। यानी उनका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, 95 crores का। Meanwhile, Cross Buildcon Limited, एक unlisted public company involved in real estate development, had the following financial details for the year: paid up capital 48 crores, turnover 198 crores, outstanding borrowing 110 crores, outstanding deposits 30 crores। Okay, next, the management of both the companies had approached their respective consultants seeking clarity on whether they are required to appoint an internal auditor। दोनों ही कंपनीज के मैनेजमेंट जानना चाहते हैं कि हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है क्या। नेक्स्ट, एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, यानी हम ही उनके कंसल्टेंट हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस whether Geneva is required to appoint an internal auditor, whether Cross Buildcon is required to appoint an internal auditor, and state who can be appointed as internal auditor under the Companies Act। ठीक है, पूरे इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है कि इन दोनों कंपनीज पे इंटरनल ऑडिटर अप्लाई होता है क्या, एंड कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, आंसर देखते हैं हम। तो इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स किस सेक्शन में गिवन है,
इट इज गिवन इन सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है ये? हर लिस्टेड कंपनी पे मैंडेटरी है, अनलिस्टेड कंपनी पे भी मैंडेटरी है, बट कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है अनलिस्टेड कंपनी के अंदर। क्या है वो? अगर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड उनका आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ से ज्यादा है, ये नहीं लिखा कि 100 करोड़ का होगा तो भी अप्लाई होगा। नो, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि 100 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी 100 करोड़ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, 101 करोड़ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, यानी सपोज मैंने ड्यूरिंग द ईयर में 150 करोड़ का लोन लिया था, उसमें से मैंने 60 करोड़ का पे कर दिया, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एज ऑन द ईयर एज ऑन द एंड डेट कितना बचा हुआ है? 90 करोड़ का। तो अगर मैं ऐसे चेक करूंगी तो मेरे पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा ड्यूरिंग द ईयर 150 करोड़ का था, यानी 100 करोड़ से ज्यादा का था, तो मेरे ऊपर इंटरनल ऑडिटर की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कभी भी ड्यूरिंग द ईयर में अगर मेरा 25 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो मेरे पे एप्लीकेबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की आ जाएगी। एंड ये दोनों डेट्स, दोनों लिमिट्स अपनी ईयर एंड की होती है कि अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन ईयर एंड 50 करोड़ से ज्यादा होगा या टर्नओवर एज ऑन द ईयर एंड 200 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही मेरे ऊपर इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल होगा। इन सारी कंडीशंस के बीच में और लगा हुआ है, यानी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमें इंटरनल ऑडिटर अप्लाई अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में भी देख लेते हैं क्या एप्लीकेबिलिटी है। उसमें दो ही एप्लीकेबिलिटी है, एक टर्नओवर की एंड एक आउटस्टैंडिंग लोन की। टर्नओवर की क्या है? 200 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड आउटस्टैंडिंग लोन की कितनी? 100 करोड़ से ज्यादा, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। इसे लर्न मैंने कैसे करा था? 25, 50, 100, 200 अनलिस्टेड कंपनी के केस में, एंड 100, 200 हमारे प्राइवेट कंपनी के केस में। ठीक है। अब अपन को चेक करना है कि जेनेवा पे एंड क्रॉस बिलकॉन पे इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल है या नहीं है। देखते हैं। तो अगर पहले हम जेनेवा की बात करें जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका आप एक बार टर्नओवर देखोगे कितना है? इट इज 210 करोड़, यानी 200 करोड़ से ज्यादा है, तो हाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर हम क्रॉस बिलकॉन पे जाए तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 से कम है, टर्नओवर 200 से कम है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, ये गलती हो गई, ये 110 करोड़ हो गया, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स भी 25 से ज्यादा हो गया, तो इन दोनों की वजह से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब लास्ट अपना क्वेश्चन इसमें और क्या पूछा गया है कि कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। क्या लिखा हुआ है भाई? सीए तो बन ही सकता है, सीए तो स्टार्ट ऑडिटर तो बनता ही है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकता है, और कोई अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है वो भी बन सकता है। एम्प्लॉय हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो भी इंटरनल ऑडिटर कंपनी का बन सकता है, क्योंकि देखो इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट तो देनी नहीं होती जो कि लीगल कंप्लायंस की हो, नो, उसे तो बस चेकिंग करनी होती है कि प्रॉपर्ली फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड वैसे भी इंटरनल ऑडिटर को तो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट माना जाता है, एंड उसकी ऑब्जेक्टिविटी को लेकर हम कोई टेंशन नहीं लेते, बिकॉज स्टैट ऑडिटर अलग से होता है जो कि प्रॉपर्ली अनबाइज होकर पूरे ऑडिट को करने वाला होता है। इंटरनल ऑडिटर तो बस कि हाँ डे टू डे एक बार ऑपरेशन सही चल रहे हो इसलिए ही रखा जाता है, तो वो कोई भी हो सकता है, सीए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अदर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, एम्प्लॉय हो नहीं हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Navgyam Limited is into the business of construction for the past 20 years. Management of company came to know that building material sent to construction sites is of substandard quality, whereas payment released by accounts department is on the higher side. मतलब क्वालिटी लो क्वालिटी का है लेकिन पेमेंट हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मतलब हाई क्वालिटी से भी ऊपर का पेमेंट हमने किया है। Forensic accountant was asked to carry out detailed investigation. Forensic accountant completed his investigation and now preparing his report. मतलब उसने अपनी investigation कर लिया और अपनी report बना रहा है। What are the broad areas of information that needs to be incorporated? मतलब ऐसे कौन से areas है जो उसे अपनी report में include करने ही करने चाहिए या करने ही करने होते हैं। सबसे पहले तो भाई उसकी फाइंडिंग्स क्या है, समरी ऑफ एविडेंसेस क्या है, कितना लॉस हुआ है उसकी डिटेल्स, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था वो, इस असाइनमेंट का नेचर क्या, मतलब एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, स्कोप लिमिटेशन हमारा क्या है, मतलब फॉरेंसिक अकाउंटेंट का क्या स्कोप लिमिटेशन है, कौन से कंट्रोल्स को सर्कमवेंट किया गया उसके बारे में लिखेंगे, एंड लास्ट में इन्वेस्टिगेशन टीम जनरली रिकमेंडेशन भी देते हैं रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल्स। तो ये सब ब्रॉड एरियाज होते हैं जो कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने ही होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Skin Glow Limited, an e-commerce company dealing in skincare products, promotes its newly launched cream on its official website as 100% natural and chemical free. उन्होंने ये claim किया है. However, a review of the product label reveals the presence of artificial fragrance and preservatives. यानी उनका ये जो claim है वो correct नहीं है. A customer who noticed the same tried to complain, but there was no proper complaint form or helpline available on the website. मतलब उनका कस्टमर उनको कंप्लेन भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम नहीं है. Additionally, the company's website states that its primary business objective is to offer useful products and services to customers in exchange of reasonable profits. With reference to the principles of BRSR, Business Responsibility and Sustainability Reporting, identify which principle is being referred to in this case. Also state the core elements of this principle. देखो ये पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है, तो ये बात हो रही है हमारे प्रिंसिपल नंबर 9 की, जो कि बोलता है प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स. अब उसके अपन कोर एलिमेंट्स की बात करें तो वो अपन इसी में से निकालेंगे. जैसे सबसे पहला हो गया, उन्होंने क्लेम किया कि 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं. तो सबसे पहला अपना क्या आ गया कि एडवर्टाइजिंग शुड नॉट बी मिसलीडिंग. एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मिसलीडिंग हो. दूसरा, a customer who noticed the same tried to complain, but there was no proper complaint form or helpline available. अगर हेल्पलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई कंप्लेंट फॉर्म नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट अपना कोर एलिमेंट का बनता है. मेक एक्सेसिबल ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम. ठीक है, इसके अलावा अपन और क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं. इन मार्केटिंग डू नॉट प्रिवेंट फ्रीडम ऑफ चॉइस. आपकी मार्केटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर बस आपके उसको खरीद रहे, नहीं, वो एक रैशनल डिसीजन ले सके. आपको इसी तरह अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए. डिस्क्लोज ऑल काइंड ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट है, उसको प्रॉपर्ली आप डिस्क्लोज करो. व्हेन हैंडलिंग कस्टमर डेटा, राइट टू प्रिवेसी टू बी मेंटेन. मतलब अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है तो राइट टू प्रिवेसी आपको मेंटेन करनी होगी. आप ऐसे नहीं कि किसी कस्टमर के डेटा को कहीं पे भी हमने ना दूसरे को बेच दिया, नहीं, आपको उनके डेटा को प्रॉपर्ली प्रिवेंट करके रखना होगा. कस्टमर के डेटा के राइट टू प्रिवेसी को मेंटेन करके रखना होगा. तो ये बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको कोर एलिमेंट्स के बताए. बेसिकली 9 पॉइंट्स, उसमें से 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, जो कि आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स आता है, तो दैट इज सफिशिएंट. बट आप एक दो पॉइंट्स अभी और देख लीजिएगा फ्रॉम दी आंसर्स. ये मेन पॉइंट्स थे जो कि आपके आंसर से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दे दिए हैं. ठीक है, अब अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Comment with reference to provisions of Chartered Accountants Act 1949 and schedules thereto. अब अपने पास दो केसेस गिवन है. क्या केसेस हैं? सबसे पहला, CA Sahil is the stat auditor of Greenway Limited, a listed company falling under top 1000 companies as per market capitalization on stock exchange. Company is required to submit its BRSR report as per CB regulations. Top 1000 companies पे applicable होता है BRSR reporting. Greenway Limited approached CA Sahil to prepare BRSR report and assist in drafting disclosures. मतलब उन्होंने अपने स्टैट ऑडिटर को बोला कि प्लीज आप हमें ये BRSR रिपोर्ट बना करके दे दीजिए, हमें अपने डिस्क्लोजर्स में हेल्प कर दीजिए. Additionally, company requested CA Sahil to also provide assurance on BRSR 4. मतलब सेम ऑडिटर को तुमने बोला कि रिपोर्ट भी बना के दे दो और फिर उस रिपोर्ट पे आप हमें अश्योरेंस भी दे के दे दो, हमें एक अश्योरेंस रिपोर्ट भी दे दो कि ये रिपोर्ट एकदम सही है. दोनों काम एक से ही करा लो आपको. To be submitted as part of the regulatory findings. CA Sahil, being confident in his knowledge and expertise in sustainability reporting, agreed to both roles. And भाई हमारे CA भी कमाल के, उन्होंने दोनों काम के लिए हाथ रख दी. Preparing the BRSR report and providing assurance on BRSR. तो देखो ये अभी एक recent decision आया है by the ethical standard board कि अगर कोई भी स्टैट ऑडिटर है, यानी सबसे पहले तो मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए तभी स्टैट ऑडिटर बन पाएगा. तो अगर कोई भी स्टैट ऑडिटर है तो वो सिर्फ BRSR रिपोर्टिंग पे अश्योरेंस एडवाइजरी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन उस कंपनी के लिए BRSR रिपोर्ट बना नहीं सकता है. देखो ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है ना. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी अश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें उन्हें बनाना नहीं होता, उन्हें बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती. तो यहाँ पे भी सेम केस आया है. अगर हम BRSR रिपोर्ट पे अपनी अश्योरेंस दे रहे हैं तो उसे बनाना हमें नहीं है, वो बनाएगा मैनेजमेंट एंड हम बस उसे चेक करेंगे. तो अगर इसने यहाँ पे किया है तो ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है, एंड इसे अपन कैसे अपने लिखेंगे, बाय दी as per the recent decisions by the ethical standard board, it is not as per the professional competence and he is guilty of professional misconduct.
ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या पॉइंट है, measures are in company a firm of chartered accountants receive 2 lakhs as advance against professional services from a charitable institution. Additionally, institution entrusted 10 lakhs to firm for specific purpose of investment in designated securities. The auditors deposited in their savings account, मतलब उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में उसे रख लिया 10 लाख रुपए को भी, and no investment was made in the next 3 months. तो ऐसे केस में हमारा कौन सा क्लॉज आएगा, क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जो कि बोलता है कि अगर आपको कोई भी पैसा मिला है विच इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर वर्क विच यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट, अब जैसे अगर इसे 2 लाख रुपए मिले, वो इसके प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए इसे एडवांस मिले, तो ये इसी का पैसा है, तो ये इसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकता है। लेकिन इसे कुछ अदर देन हिज सर्विसेज पैसा मिला है, तो वो पैसा उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा, वो उसे अपने खुद के बैंक अकाउंट में नहीं रख सकता है, वो उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा। लेकिन यहाँ पे तो उसने खुद अपने बैंक अकाउंट में रख लिया, एंड प्रॉब्लम 2 लाख रुपए की नहीं है, 2 लाख रुपए इसके खुद के वो इसे डाल सकता है, लेकिन जो 10 लाख रुपए इसे इन्वेस्टमेंट के लिए मिले थे वो इसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल दिए, वो गलत है, वो इसे अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने चाहिए थे। इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि अगर वो 2-3 दिन में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है, तो उस केस में 2-3 दिन के लिए वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल सकता है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो वो उसमें से निकल के इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख के बैठे हो और खुद ही इंटरेस्ट खा रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, उसे आपको अपने सेपरेट बैंक अकाउंट एक खुलवा करके उसमें ही रखना होगा, यहाँ पे उसने नहीं किया है, सो ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ठीक है, समझ में आया? So here we have completed every question was very simple, very easy। 2 क्वेश्चंस तो अपने ऐसे आए थे कि पॉइंट दे रखे थे, उनका अपन उल्टा करेंगे तो अपने पास आंसर्स आ जाएंगे, वेरी सिंपल। बस एक क्वेश्चन था जो कि मुझे अच्छा लगा, वो अपना था वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, जो कि बच्चे को थोड़ा सा एनालाइज करने पे मजबूर करता था। बाकी सब पॉइंट्स इजी थे, बिल्कुल पहले के करे हुए थे, आप इजीली एक बार दोबारा पढ़ोगे आपको समझ में सारे आ जाएंगे। ठीक है, सो अब अपन चलते हैं अपने एमसीक्यू पार्ट पे। अब हम अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं। देखो, एमसीक्यूज के लिए हमेशा आपको ये एडवाइजेबल होता है कि पहले आप केस हो गया, पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ लो, अगर आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है डायरेक्टली आंसर आप नोट डाउन कर दो, अगर आपको नहीं मिल रहा है देन एक बार आप केस क्वेश्चंस को पढ़ के फिर केस स्टडी पे जाइए, केस स्टडी को पढ़िए एंड फिर आप अपना रेलेवेंट पोर्शन फाइंड आउट करके अपने आंसर को आप इवेलुएट कीजिए। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले क्वेश्चन रीड करें, डायरेक्ट मिल जाए गुड, नहीं मिले तो फिर आप अपनी केस स्टडी पे जाएं। कभी भी डायरेक्टली आप जंप ऑन केस स्टडी नहीं करेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एज पर SA 701 communicating key audit matters in the independent auditor's report, which of the above mentioned areas should the key audit committee and auditor consider while determining the key audit matters? अब यहाँ पे वो मैटर्स लिखे हुए नहीं है, तो अपन को एक बार ऊपर जाकर के देखना होगा कि क्या वो मैटर्स है। अभी फॉर दी सिंप्लीफिकेशन मैंने अपनी पूरी केस स्टडी में मैंने मार्किंग्स कर दिए कि कौन कौन सा पैरा अपने किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके, सो ये पैरा अपना क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है कि ये तीनों मैटर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने हैं इन दी की ऑडिट मैटर्स। तो देखो, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि की ऑडिट मैटर्स में अपने पॉइंट्स आते कौन से हैं। ये 3 पॉइंट्स आते हैं जो हायर रोमम वाले होते हैं, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुए होते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, या फिर कोई ऑडिटर का जजमेंट लगा है इन द एरियाज दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट। वो सारे पॉइंट्स हमें अपने की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करने होते हैं। बेसिकली की ऑडिट मैटर्स में क्या आता है कि हमने जो बातें मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करी हैं, उनमें से कुछ बातें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें सेपरेटली अपने अलग से एक लेटर बनाकर भी लिखना होता है एंड वो देना होता है हमारे मैनेजमेंट एंड TCWG को। वो मैटर्स को हम कहते हैं की ऑडिट मैटर्स। तो ये अपने इतने स्पेसिफिक मैटर्स, इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं हायर रोमम के, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के, ऑडिटर जजमेंट के, जो हमें कम्युनिकेट करने होते हैं इन दी रिटन फॉर्म। तो क्या क्या अपने पास मैटर्स दे रखे हैं? ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कंपनीज इनकम वाज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विद इनएडिक्वेट हेजिंग अरेंजमेंट्स। अब तो ये बेसिकली हो गया हमारा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, तो यस भी आना चाहिए। It was observed that server maintenance work of company was likely prone to external access, which was an area of high risk as assessed and reported by management's expert committee.
अब अगर सर्वर का जो मेंटेनेंस वर्क है उसमें आप एक्सटर्नल एक्सेस दे रहे हो, तो इससे तो आपके जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो भी बाहर जा रहा है, तो ये एक हायर रूमम बनता है, हायर एसेस रूमम। तो ये भी आपका इसमें कवर होता है। तो यस, ये भी हमारा रिपोर्ट होना चाहिए, ये भी आना चाहिए हमारे कैम में। Auditor had to make important judgments in areas where management of the company also used significant judgment। तो ये भी हमारे थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, तो ये भी आना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे कैम में आने चाहिए। बट गाइस, इसमें आंसर में जो दे रखा है वो है सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, यानी जो इन्होंने वो हायर असेस रोमम वाला पॉइंट है, यानी कि वो सर्वर मेंटेनेंस वर्क वाला वो दिया नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं एनालाइज कर पाई हूँ वो हायर असेस रोमम है, तो इस मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर होना चाहिए। बट इन्होंने ए दे रखा है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू फाइंड आउट कि इन्होंने किस बेसिस पे ए पॉइंट दिया है। मेरे अकॉर्डिंग डी ही होना चाहिए। अगर आप इसका कुछ रेलेवेंट रीजन ला के दे सकते हो तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे एक बार पढ़ना जरूर चाहूंगी कि क्या इसका कोई हम डिफरेंट अजम्पशन लेकर के सेकेंड पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं क्या फ्रॉम दी आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम। Next question, assuming role of auditor of Cash Limited based on above observations, which aspects would you report as control failures and what would be your rationale for considering them as such? मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से अबव ऊपर पॉइंट्स हैं जो कि आप कहोगे कि वो एक कंट्रोल फेलियर है एंड उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपन वो ऑब्जर्वेशंस को पढ़ लेते हैं। ये रहा। B&M and Associates also commenced statutory audit of Cash Limited, a banking company headquartered in India. During audit, following observations were made. Staff and officers of the bank were frequently transferred from one position to another without prior notice। ये तो भाई बिल्कुल सही है, एक जगह पे उनको टिकने मत दो वरना वो अपनी जान पहचान बना करके फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये तो एकदम सही है, कंट्रोल फेलियर नहीं है। Cash was tested daily and counted in full occasionally by another officer of the bank apart from the cashier। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई एक थर्ड पार्टी आके चेक करिए कैश को, तो एकदम कंट्रोल फेलियर नहीं है, एकदम प्रॉपर कंट्रोल है। फिजिकल कस्टडी ऑफ कैश वाज सोली मेंटेन बाय सीनियर मोस्ट ऑफिसर एट द ब्रांच। नो, ये गलत है, ये जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, एक के पास ही एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो ये कंट्रोल फेलियर है। से फोर्थ, unpaid checks received through outward clearing were securely stored in the bank's locker। no, अगर कोई अनपेड चेक्स हैं तो वो हमें दोबारा से कस्टमर को रिटर्न करना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है या फिर उनके घर तक पहुंचाना होता है, हमें अपने बैंक लॉकर में नहीं रखना होता है। तो ये भी एक कंट्रोल फेलियर है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये दो पॉइंट्स है जो कि कंट्रोल फेलियर है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, आगे चलते हैं हम। Among various passion-driven activities undertaken by CAM, as discussed in the case, which of these are generally permitted by Institute of Chartered Accountants of India? अब क्या पॉइंट से देखते हैं अपन ऊपर एक बार। CAM, a partner at B&M Associates, firmly believe that one should always pursue their passion regardless of their profession or business. Driven by this belief, he engaged in following activities beyond his chartered accountancy practice। अब ये कौन-कौन से activities में involved है? Part-time employment with an NPO based in Noida, involved in agricultural activities, tutorship as part-time faculty member, holding an honorary office leadership in a charitable educational organization। तो देखो इसमें आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी, क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 जो कि बात करता है कि अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आप किसी दूसरे प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं हो सकते अनलेस एक्सेप्टेड और गिवन परमिशन बाय द काउंसिल। तो आपके दो तरह की परमिशन होती है, एक तो जनरल परमिशन होती है, एक स्पेसिफाइड परमिशन। जनरल परमिशन वो है कि आप कर सकते हो बिना पूछे, लेकिन स्पेसिफिक परमिशन से पहले आपको काउंसिल को पूछना होता है कि काउंसिल क्या मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो बोले कि हाँ कर सकते हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी नीचे अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी जनरल परमिशन है जो CAM कर सकता है। तो इसमें आप देखोगे तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, जनरल परमिशन में नहीं है। इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये आप ही कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके पास खुद की लैंड हो। थर्ड, ट्यूटरशिप एज पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर एट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। ICAI में आके आप पढ़ा सकते हो लेकिन प्राइवेट आप नहीं कर सकते हो, तो ये भी आप गलत कर रहे हो। होल्डिंग एंड हॉनररी ऑफिस, हाँ ये आप कर सकते हो, ये जनरल परमिशन है। तो आपने देखा पूरे उसमें आप सिर्फ एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड एक ये हॉनररी ऑफिस वाला काम कर सकते हो, पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर भी नहीं कर सकते हैं एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, second and fourth are generally permitted।
According to provisions of Chartered Accountants Act, under which clause under would CAM be guilty of professional misconduct? अभी मैंने आपको बताया था clause 11 part 1 first schedule. हम next MCQ पे चलते हैं. Is there any professional misconduct involved in the submission of the municipality tenders application by B&M Associates under the Chartered Accountants Act? जब ये टेंडर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक बार अपन ऊपर पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके लिए. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Subsequently, B&M Associates came to know about a tender floated by the Dwarka Municipal Corporation for computerization of its records. मतलब काम क्या है? Computerization of its records. सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, क्या ये specific to CA है? No, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या ये member of ICA से related है किसी भी तरह specifically? No, ऐसा नहीं है. Requiring an earnest deposit of 85,000 and इसमें EMD भी है अपनी 85,000 की. B&M Associates has one of its partners residing in Dwarka. Hence, he persuaded the firm to apply for the tender. मतलब कि firm apply कर रही है for the tender and paid the earnest deposit. and उन्होंने earnest deposit भी pay कर दिया है. However, another partner of the firm was of the view that such an act would lead to professional misconduct and insisted on withdrawing the tender application. The firm decided to approach an experienced CA, यानी हमारे पास आए हैं, before withdrawing the tender application and went on focusing on other assignments. तो देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या जो काम हो रहा है, जो टेंडर है, वो स्पेसिफिक टू सीए है? द आंसर इज नो. एंड इसमें अर्नेस्ट डिपॉजिट है 85,000 का. तो अपन ने ये पढ़ा है अपने क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 में, जो की बात करता है कि आप कोई भी काम को सोलिसिट नहीं करोगे बाय द पर्सनल कम्युनिकेशन, बाय द एडवर्टीजमेंट. इस तरह से हम नहीं कर सकते. उसमें एक अपना स्पेसिफिक पॉइंट है टेंडर का. टेंडर के लिए क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो सीए मतलब मेंबर ऑफ आईसीए अप्लाई कर सकता है टेंडर के लिए, लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो स्पेसिफिकली सीए के लिए है, उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है. लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन बना के दिया है कि अगर मिनिमम अमाउंट उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है. लेकिन यहाँ तो अपनी बात ही अलग हो रही है. यहाँ तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी किसी भी तरह सीए से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है. तो ऐसे केस में बीएनएम एंड एसोसिएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सकते हैं एंड इसमें उनका कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं आएगा. ठीक है, अब देखते हैं आंसर नीचे. No, as per the guidelines under the Act, a member can respond to any tender where the matter relates to anything other than audit. मतलब कि specific to CA नहीं है. Further, members can make earnest deposits in respect of a non-exclusive area for the chartered accountants. ठीक है, आंसर समझ में आया. आगे चलते हैं हम. अब अपने इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पे चलते हैं. अब इनका रिलेशन ऊपर वाले जो अपने केस स्टडी थे उससे कुछ नहीं है, ये अब इंडिपेंडेंट अपने एमसीक्यूज हैं. During the audit of Tripti Chemicals, auditors, Dishu and company identified unusual fluctuations in revenue while performing analytical review procedures. Upon further inquiry, they detected a misstatement in revenue recognition, which appeared to have been intentionally made by senior finance personnel. यानी उनको एक misstatement मिला है जो उन्हें लग रहा है कि ये intentionally किया गया है, यानी एक तरह का fraud किया गया है. Although management contended it was a one-time error, management ने बोला कि ये तो one-time error है. The auditor suspected of potential fraud. मतलब ऑडिटर्स को तो लग रहा है कि यार वन टाइम एरर है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये इंटेंशनली किया गया फ्रॉड है, तो हम इसको आगे और एक बार इन्वेस्टिगेट करेंगे. In accordance with the standards on auditing, what would be the most appropriate course of action for the auditor? तो अब ये जो चार ऑप्शन है उसमें से हमें उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन सेलेक्ट करना है. एक बार अपन चारों पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. Rely on management's assurance and proceed with issuing an unmodified audit opinion. ऐसे तो भाई हम कर ही नहीं सकते कि हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, मैनेजमेंट ने तो बोल दिया, लेकिन हमें तो लग रहा है कि इंटेंशनली किया गया फ्रॉड है, तो हम ऐसे ही तो वन टाइम एरर करके छोड़ नहीं सकते हैं. Perform additional analytical procedures only if the misstatement is material. भाई मटेरियल की बात क्या हो रही है यहाँ पे, वो इंटेंशनली किया गया है, तो इस केस में तो हमें उसको करना ही पड़ेगा. वैसे नहीं कि अगर मटेरियल होगा तो हम करेंगे, नहीं नहीं भाई, इंटेंशनली किया गया है, आज छोटा कल बड़ा भी किया जा सकता है, तो हम इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है.
evaluate whether the misstatement indicates fraud, reassess the risk of material misstatement due to fraud, and consider implications of audit evidence and management representations. हाँ, ये वाला पॉइंट फिर भी सही लग रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको एक बार अपना मिसस्टेटमेंट को दोबारा से इवैल्यूएट करना चाहिए, अपना रोम दोबारा से एक बार असेस करना चाहिए, एंड ये सारे इम्प्लीकेशंस आपको अपने लास्टली अपनी ओपिनियन पे, अपने बाकी के ऑडिट एविडेंसेस पे जो भी मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए उन पे भी एक बार इवैल्यूएट कर लेने चाहिए। तो ये पॉइंट सही लग रहा है, लेकिन एक बार अपन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट विदाउट परफॉर्मिंग फर्दर प्रोसीजर्स। भाई ऐसा भी नहीं करना होता है कि एकदम से हमें कुछ इंटेंशनली काम दिखा गलत तो हमने छोड़ दिया एंगेजमेंट को, नहीं भाई, वो तो जब छोड़ते हैं हम बिल्कुल कि अगर हमारे पास ऑडिट एविडेंसेस हमें मिल ही नहीं रहे होते हैं एंड हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा के भी हमें कुछ नहीं मिलता है एंड हमें लगता है कि भाई सब कुछ ही गड़बड़ है, कुछ भी हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे एंड सारा मटीरियल इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट है, तब जाकर के हम विड्रॉल पे पहुंचते हैं। या तो अभी तो फर्स्ट स्टेप चल रहा है और उसी में विड्रॉल कर देने के लिए हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है VMC and Company. A firm of chartered accountants has been auditing the financial statements of Rayox Limited, a listed company, for the past 10 years. CA Rajat, an engagement partner, has led the audit team throughout this period. A recent qualified control review raised concerns regarding a familiarity threat as CA Rajat had developed a close relationship with KMP of the client. Which of the following would be the most appropriate course of action for BMC and company to mitigate the threat of independence and objectivity in this case as per SQC1 in this scenario? ये बात हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ी हुई है अपने SQC1 में ही कि लिस्टेड एंटिटी के केस में एंगेजमेंट पार्टनर का रोटेशन जरूरी होता है एंड वो कितने टाइम में करना होता है, विद इन 7 ईयर्स। यानी एक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट सेम एंगेजमेंट पार्टनर 7 सालों से ज्यादा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तो भाई वो 10 सालों से कर रहा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फैमिलियरिटी थ्रेट है। तो ऐसे केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन आपका क्या बनेगा कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर दो, राइट। देखो ये जनरली अपना केस बनता ही नहीं है इस तरह से, बिकॉज जो पूरी की पूरी फर्म होती है उसी का ही कूलिंग पीरियड आ जाता है 5 सालों में। ठीक है, मतलब 2 पीरियड हो सकते हैं फॉर दी फर्म एंड इंडिविजुअल के लिए 5 साल ही रहते हैं एज पर दी कंपनीज एक्ट। तो इतना बड़ा लंबा टेन्योर चल ही नहीं पाता है, वो पहले ही खत्म हो जाता है एज पर दी कंपनी लॉ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर एक सिंगल बंदा कर रहा है तो 5 सालों में उसका कूलिंग पीरियड आ जाएगा एंड अगर फर्म कर रही है तो 10 सालों में, यानी 5 साल के 2 टेन्योर में उसका कूलिंग पीरियड आ जाएगा। तो उसके बाद तो वैसे भी रोटेशन हो गए, मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर दूसरी फर्म पे उन्हें शिफ्ट होना ही पड़ता है। लेकिन ऑडिट में अपने स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि 7 सालों से ज्यादा एक एंगेजमेंट पार्टनर काम नहीं कर सकता है। ओके, rotate the engagement partner and appoint another qualified partner to lead the audit engagement. Next, last question basically. While conducting the statutory audit of a large manufacturing company with multiple warehouses in remote locations, the audit team faced challenges in performing physical stock counts due to logistical constraints. यानी कि वो physically जाकर के attend करना physical counting उनके लिए possible नहीं हो पाता है। The team decided to adopt an emerging technology that uses sensors and high-resolution cameras to carry out inventory verification without being physically present at the site. मतलब कि वो टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरास यूज करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन वो वहां पे बैठे बैठे मतलब अपनी जगह पे बैठे बैठे प्रॉपर एक अच्छा व्यू ले सके, ऐसा ही लगे कि हाँ भाई मैं वहां पे फिजिकली बैठा हूँ। तो ऐसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा कोई दूसरा जना मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने वहां पे अपना कैमरा भेज दिया, वो सब कुछ शूट कर रहा है, तो ये किससे पॉसिबल है? ये आज के जमाने में तो हमारे ड्रोन के थ्रू ही पॉसिबल है। हमने यहाँ से अपना ड्रोन उड़ा दिया, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, उससे सब कुछ शूट कर रहा है, हम वहां पे बैठे बैठे लाइव देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हुई है? ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हुई है। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड all our questions, whether it is descriptive, whether it is MCQs, everything is completed and ऑनेस्टली मुझे ये आरटीपी करने में बहुत मजा आया बिकॉज इसमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ एकदम ही बहुत सिंपल थे जो बच्चे एकदम बस देखते ही आंसर अपना लिख सकते हैं, सेट पैटर्न वाला आंसर, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लास्ट में आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा था ही जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था एंड वो गलत आंसर कोट कर सकते थे, लेकिन उन्हें सिचुएशन समझनी होगी क्वेश्चन की कि वो सिचुएशन कौन सी क्वेश्चन की, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे एंड हम क्या रेलेवेंट आंसर उसमें लिख रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा था अपने ऐसे
कौन सा वाले ऐसे में पढ़ा था अपन ने? ये अपन ने पढ़ा था अपने ऐसे 710 में, जो बात कर रहा था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो वो एक ऐसे एक क्वेश्चन अच्छा था, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ डायरेक्ट थे, कुछ में कुछ मिक्स्ड आंसर थे, लास्ट में आपको खुद से बना करके लिखने थे, कुछ में तो क्वेश्चंस इतने सिंपल थे कि उन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे, उनका आप उल्टा करोगे तो आपको वो आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी थे एंड ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा सा आप माइंड से चलोगे तो ऑडिट को सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन में से लैंग्वेज उठाओ, खुद से कुछ आपको की पॉइंट्स आ दो, तो आप बहुत रेलेवेंट एक अच्छी लैंग्वेज के साथ अपना आंसर लिख सकते हो, जो कि आईसीआई को पसंद भी आती है। इस आरटीपी से तो मेरा यही कंक्लूजन था कि आईसीआई अब अपना पेपर मिक्स में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ दे दिया या बिल्कुल ही इजी दे दिया, नो, एक मीडियम टर्म का वो पेपर दे रहे हैं जिसमें वो हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ताकि बच्चा इसे आराम से क्लियर कर सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेल हो गया या फिर एकदम ही मतलब कि सारी इजी क्वेश्चन दे दिए तो एकदम हाईएस्ट मार्क्स पे आ गया, नो, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि थोड़ा सा वो नॉर्मल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लें, थोड़ा सा उसका एनालिटिकल स्किल्स भी यूज हो, राइट? सो आई लव दिस आरटीपी, दिस गुड आरटीपी, ठीक है। सो आई होप आप मेरे साथ साथ इस आरटीपी को कंप्लीट किए होंगे एंड आपको अगर इस आरटीपी का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड बाकी तो मैं आप लोगों से और क्या कहूँ, बस आपसे लास्ट में यही एक विनती है कि आप इसी तरह से खुशी खुशी अपने मन लगा के पढ़ते रहिए। बस एक बात अपने मन में ध्यान रखिएगा कि दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में मैं सीए जरूर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी एंड यू विल डेफिनेटली बिकम द मैन। सो आई होप आप इस तरह खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी विद सम न्यू वीडियोस, विद सम न्यू स्टैंडर्ड रिवीजन, विद सम न्यू क्वेश्चन बैंक रिवीजन, and till then stay tuned. Here, so here this is CA Nalini Gupta signing off.